चैप्टर बेटा हम पूरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज मैं पूरे चैप्टर की सिर्फ एक समराइज वीडियो आपके सामने लेकर आ रही हूँ। हमने पढ़ा था बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि फर्स्ट टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। उसके साइन हुए थे उस पर 24 जन 1950 और लास्ट में इसको इफेक्ट हुआ था, या हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जन 1950। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है 3 फेज में हमारे सामने आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्शन कमीशन के बारे में सोचते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हमारे सुकुमार सेन। कौन बने? सुकुमार सेन। और 1950 में जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो है एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद हम भारतवासियों ने क्या सोचा बेटा कि हम इलेक्शन करवाते हैं, और इलेक्शन करवाएंगे तो हमारे सामने हमारा इंडिया जो एक पुअर कंट्री के रूप में हमारे सामने आया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए हमने सोचा कि किस तरीके से इलेक्शन हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने इस तरीके से। और हमारे यहाँ पे लगभग 40 लाख के आसपास ऐसी वुमेन्स थी जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं था, सिर्फ क्या लिखा होता, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, मतलब कुछ उनकी पहचान ही नहीं थी। तो इस तरीके से अगर उनको हम शामिल करते हैं तो उनको किस नाम से शामिल करें? वो जितने भी थे उनको एलिजिबल नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 17 करोड़ थी एलिजिबल वोटर्स की, और हमारे को उसी में से 3200 MLAs को इलेक्ट करना था और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इस तरीके से सिर्फ जो एलिजिबल वोटर्स थे हमारे पास वो 15% थे, और वो ही लिटरेट थे। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को ये सोचने के लिए काफ़ी टाइम लगा कि कैसे कैसे अरेंजमेंट करें, और लास्ट में वो एक अरेंजमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं और हमारा इलेक्शन होता है। बीच में थोड़ा सा ये आ जाता है, ईवीएम के बारे में आ जाता है कि फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग जो है 1982 में हुआ था, लेकिन पूरे देश में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में 2004 में इसका प्रयोग हुआ था। आजकल वीवीपैट के बारे में चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में कि कैसे जो हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है 1952 से फेब 1952 तक इलेक्शन करवाता है, और इलेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम होते हुए भी हम बहुत बड़ा एक चैलेंज जीत लेते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट 3 इलेक्शंस में कांग्रेस जो है कैसे डोमिनेंस करती है। अब हमने देखा कि देखो ये मैप की तरफ देखो, पूरे मैप में आपको ये येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ येलो कलर है वहाँ पर कांग्रेस की क्या है, डोमिनेंसी पावर यहाँ पर हमें और को दिखाई देती है। आप देखो फर्स्ट इलेक्शन होता है हमारा 1952 में, वहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटों पर इलेक्शन होता है, 489 पे होता है, और कांग्रेस कितनी ले लेती है, 364। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस जो हमारे सामने आती है। सेकंड इलेक्शन हमारे होते हैं 1957 में, आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है, और वहाँ पर भी 372 सीटें कांग्रेस ले लेती है। उसके बाद 1962 में भी इलेक्शन होते हैं 5 ईयर्स के बाद, फिर यही 494 सीटों पर इलेक्शन होता है, और कांग्रेस फिर यहाँ पर 361 के आसपास सीटें ले ली थी। इस प्रकार हमने देखा कांग्रेस के सामने कोई भी अदर पार्टी या अपोजिट पार्टी जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। देखो फर्स्ट में जो हमारी पार्टी होती है वो 16 वाली होती है, सेकंड में सिर्फ 27 होता है, और लास्ट में भी कितना होता है, 29। इस तरीके से देखा हमने कि कांग्रेस जो है किस तरीके से हमारे देश पर लंबे समय तक छाई रही। और ये हमारी राजकुमारी अमृत कौर हैं जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, अब हमने देखा ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के पास कितने इलेक्शन में कितनी सीटें आई हैं, लेकिन ये जरूरी है कि टोटल मत जो उसके पास सबसे ज़्यादा था, इसलिए वो लंबे समय तक यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर पाई। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो है केरला में फर्स्ट टाइम यहाँ पर कांग्रेस को है जो है बीटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला, मतलब हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को 1957 के इलेक्शन में। किसके इलेक्शन में? असेंबली वाले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में। अब यहाँ पर टोटल सीट में से 126 सीट्स थी, वहाँ पर पार्टी को कितनी मिलती है, 60 मिलती है, 60 मिलती है। लेकिन ये जो है कांग्रेस ये अपनी हार जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और वहाँ पर आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग केरला में जो सरकार को डिसमिस कर देती है। इस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस अगर कहीं पर भी उसको फुल जो है मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वहाँ पर उसने जो सीएम बने थे यहाँ पर नबरुद्दीपाद, इसको हटाकर डिसमिस कर देते हैं, और प्रेसिडेंट रूल जो है वहाँ पर लागू हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कांग्रेस जो है अपने हार का बदला ले लेती है। नेक्स्ट पार्टी आती है हमारी सोशलिस्ट पार्टी आती है, ये भी कांग्रेस के अंदर से ही निकली है, और 1934 में ये अपना एक अलग ग्रुप बनाती है। अब ये पार्टी कहना चाहती है कि हम कांग्रेस से बिल्कुल अलग हैं। अब कैसे अलग है देखो, इनके अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट पार्टी क्या चाहती है कि जो कांग्रेस है
वो किसका, कांग्रेस किसका फेवर लेती है, कैपिटलिस्ट का फेवर लेती है और लैंडलॉर्ड्स का फेवर लेती है। और किसको इग्नोर करती है, वर्कर्स को करती है और पीजेंट्स मतलब हमारे किसानों को इग्नोर करती है। अब ये काम पार्टी क्या चाहती है कि हम इनसे बिल्कुल अलग हैं, हम क्या है एक समाज, सोशल समाज की तरफ ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी जो है धीरे धीरे टुकड़ों में बट जाती है, क्योंकि कांग्रेस थोड़े समय के बाद ये डिसाइड करती है कि हम भी जो है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के आधार पर ही अपना गोल डिक्लेयर करते हैं। अब कुछ यहाँ पर इनकी लीडर हैं भी सोशलिस्ट पार्टी के, वो देख लो कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ पे हैं, एक तो जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया हैं और अशोक मेहता भी कुछ हद तक इसी पार्टी के थे। और कुछ सोशलिस्ट पार्टी के अंदर से भी कुछ अलग छोटी छोटी पार्टियां निकली थी। अब यहाँ पर देख लो जो फाउंडर है, जो सबसे अच्छा था वो कौन था, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र जो है यहाँ पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भी लीडर रहे हैं। इस तरीके से हमने देखा नेचर, सोशलिस्ट पार्टी देखा, कांग्रेस पार्टी हम देख चुके हैं, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस का जो नेचर है वो डोमिनेंस लंबे समय तक कैसे भारत में रहा, या पूरे दुनिया में कांग्रेस का जो नेचर है वो अदर कंट्रीज के से कैसे सिमिलर है या कैसे डिफरेंट है। अब देखो हमने यहाँ देखा कि कांग्रेस हमारे यहाँ 5 साल के बाद रिपीट हो रही है, 5 साल के बाद फिर रिपीट हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस जो है ऐसा नहीं है कि वैसे ही रिपीट हो रही है, कांग्रेस हर बार इलेक्शन जीत कर रिपीट हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री हैं जैसे चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ वन पार्टी ही वहाँ पर रूल करेगी। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इंडिया जो है यहाँ पर जो 5 साल के बाद कोई अगर विनर होती है पार्टी तो वो अपने बलबूते पर होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे यहाँ पर म्यांमार है, जैसे बेलारस है, इजिप्ट है, इंटीरियर कहते हैं, यहाँ पर भी वन पार्टी जो है लंबे समय तक रहती है, लेकिन उनके कुछ लीगल और मिलिट्री मेजरमेंट के बाद। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर भी कुछ समय के लिए अलग अलग वजह से रही है, जैसे मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान। लेकिन भारत वाले अलग हैं क्योंकि वो 5 साल के जीतने के बाद फिर वापस आती है। इस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस जो है एक लंबे समय तक डोमिनेंस पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है। फिर हमारी पार्टी आती है PRI। PRI का मतलब समझो क्या होता है। PRI कब फाउंड होती है 1929 में, ठीक है। पहले इसका नाम कुछ और होता है, फिर इसका नाम बाद में बदल दिया जाता है। ये पार्टी के यहाँ मैक्सिको की है और मैक्सिको लगभग 6 डिकेड तक ये यहाँ पर कंप्लीट रूप से डोमिनेंस दिखाती है। लेकिन बाद में एक ये प्लूटोकार्को इलियास एक व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पर क्या करना करते वो डिक्टेटरशिप स्थापित करना चाहते हैं। इस तरीके से कुछ दिनों के बाद जो है 2000 में ये मैक्सिमम एक इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का और ये पार्टी हार जाती है और अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती। अब हमारे ये हैं जो संविधान के फाउंडर बोलते हैं, जनक बोलते हैं, जिनको बाबा साहेब भीमराव रामाजी अम्बेडकर, ठीक है। लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू दलित स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल। इनके बारे में तो जितना कम ज़्यादा पढ़ा जाए वो बहुत कम है। इन्होंने हमारे संविधान को बनाने में काफ़ी सहयोग दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आगे हमारे रफ़ी अहमद किदवई, कांग्रेस लीडर फ्रॉम द यूपी, मिनिस्टर ऑफ द यूपी 1937 एंड अगेन 1946 मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अब देखो हम 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर पढ़ चुके हैं। रफ़ी अहमद क्या थे, हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, कब 1947 के बाद, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस जो है एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल जो कोलिशन है उसका वो कैसा रहा था। मैंने आपको बताया था कांग्रेस के पास इतनी ज़्यादा पावर थी, इतनी ज़्यादा टॉलरेंस पावर थी कि वो छोटे छोटे उसके पास जितने भी ग्रुप्स थे उनको अपने अंदर समाती गई और इस प्रकार से कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी के रूप में उभरी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया में जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है कैसे उभर कर सामने आती है। अब यहाँ पे भी ज़्यादा हम इसको डिटेल में कर चुके, सिर्फ समराइज़ करना चाहती हूँ। 1935 में ये अलग रूप से पार्टी अपने अस्तित्व में आना चाहती है, लेकिन 1941 के बाद ये बिल्कुल बाहर आराम से आ जाती है। अब ये इंडिपेंडेंट रूप से अपना कार्य करना चाहती है। अब इस पार्टी में क्या है कि ये पार्टी ये चाहती है कि हम जब देश आज़ाद हो गया है तो ये स्वतंत्रता को मानती नहीं है। देश आज़ादी के बाद भी इसको ये लगता है कि हम गुलाम हैं और जो स्वतंत्रता हमारे को मिली हुई है हमारे को क्या है, फेक है। इसलिए 1947 के बाद जो है तेलंगाना में वायलेंट जो है प्राइज करवा देती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पार्टी में हम चाहते हुए भी इसको नहीं समझ पाए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को ये समझ में आ जाता है कि उसका जो वायलेंस वाला ये तरीका ये गलत है। और फिर 1952 के इलेक्शन में ये पार्टी जो है बहुत बड़े सेकंड बिगेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आती है। और कितनी सीटें होती हैं उसके पास, 16 सीटें होती हैं। उसके बाद ही इसके कुछ लीडर्स हैं जैसे गोपालन है, डांगे है, नवरिपद बाद है, अजय घोष है, सारे इसके लीडर हैं। और लास्ट में 1964 में इस पार्टी में विभाजन हो जाता है, 2 पार्ट्स में ये बढ़ जाती है, एक CPI होता है, एक CPI मार्क्सवादी, ठीक है। गोपालन इसके लीडर हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। फैक्शन का मतलब मैंने समझाया था कि
कांग्रेस पार्टी के अंदर छोटे छोटे काफ़ी गुट बने हुए थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने इन गुटों के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और ये चाहती थी कि ये गुट मेरे अंदर बने रहे, ताकि ये उसकी कमजोरी का नहीं बल्कि उसके लिए एक अच्छी बात थी, उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसके स्ट्रेंथ को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि हर टाइप के पीपल उसके अंदर थे। अब हम देखेंगे भारतीय जनसंघ पार्टी। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। इसका जो ये फॉर्म्ड होती है 1951 में होती है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है इसके फाउंडर प्रेसिडेंट होते हैं। अब ये पार्टी किस तरीके से अलग है, ये पार्टी ये दिखाना चाहती है, ये हिंदुत्व को बढ़ाना चाहती थी, हिंदू रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहती थी, पाकिस्तान और इंडिया को अखंड भारत का नाम देती है, और इंग्लिश के जगह ये हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मतलब उसने सबसे ज़्यादा ये रखा था कि हिंदी हमारी जो ऑफिस लैंग्वेज होनी चाहिए। अब माइनॉरिटी को भी ज़्यादा कंसेशन देने के पक्ष में नहीं थी। इस तरीके से हमने देखा कि 1950 इसके इलेक्शन में भारतीय जनसंघ पार्टी, अब आज जो बीजेपी है वही ये भारतीय जनसंघ पार्टी है, लेकिन 1952 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। सिर्फ 3 सीटें लोकसभा के ले पाई और 1957 में सिर्फ 4 सीटें ले पाई। और ये इसके सारे क्या हैं, लीडर हैं, जैसे हम कह सकते हैं ये दीनदयाल उपाध्याय थे, इसके श्याम प्रसाद मुखर्जी थे और बलराज थे। और इन पार्टियों में सिर्फ 3-4 ऐसे स्टेट हैं जो इस पार्टी को सपोर्ट करते थे, जैसे आप राजस्थान कह सकते हो, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय इसके क्या होते हैं, फाउंडर होते हैं। और हमने देखा कि इमरजेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी, आज हमने ये सुबह पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, ये नेहरू जी हैं और ये इनकी पूरी कैबिनेट कैसे अपोजिट पार्टी जो है इसको गिराने के उसमें लगे हुए, कैसे टग ऑफ वार की वजह से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर हमारी स्वतंत्र पार्टी आती है और इसका गठन होता है बेटा कब, 1959 में। और ये पार्टी जो है क्या चाहती है, इकोनॉमिक इश्यूज के रूप में उभर कर सामने आती है। ये चाहती है कि गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये जो है पार्टी जो हमारी है ये किसके खिलाफ चली जाती है, जो भी कुछ भी व्यापार होता है उसके खिलाफ। ये सिर्फ किसको चाहती है, प्राइवेट सेक्टर को चाहती है, हर चीज़ किसको दे दी जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। और सी राजगोपालाचारी हैं, ये इसके लीडर के रूप में कार्य करते हैं। इस तरीके से ये पार्टी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस तरीके से हमने चैप्टर 2 में देखा कि अलग अलग पार्टीज़ के अपने अपने व्यू हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सभी जितने भी छोटे छोटे समूह, हर तरीके के व्यक्ति हैं, और इस तरीके से कांग्रेस जो एक लंबे समय तक डोमिनेंस कर पाए। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।